खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समुद्र की बेबसी ना समझ ए नादान, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। जी हाँ दोस्तों, ये सफलता का जो परचम है ये यहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी गहराई अभी भोजाराम जी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इन्होंने नापी है, अभी इतनी ही मंजिल इनको और भी आगे प्राप्त करनी है। बात साफ है, अभी आप स्कूल व्याख्याता बने हैं और बहुत सारी समुद्र की गहराई नापने से तात्पर्य है अब आपका अगला सफ़र कॉलेज व्याख्याता का तय करना है। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करूं। इससे पहले जैसा कि दोस्तों आप हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सबसे पहले मैं भोजाराम जी चौधरी साहब का सर्वोत्तम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, तथा साथ ही साथ मैं आपका आभारी भी हूं कि आपने अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर आप हमारे बीच में पधारे। इसके लिए पुनः आपका सर्वोत्तम एकेडमी परिवार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। दोस्तों, जो आपके और हमारे बीच में बैठे हैं अब ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप भोजाराम चौधरी जी हैं और आपने वो कारनामा कर दिखाया है जिस कारनामे को करने के लिए हम लोगों को लंबा सफ़र तय करना होता है। आपने राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित हिंदी व्याख्याता भर्ती में संपूर्ण राजस्थान में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 47वीं रैंक प्राप्त कर न केवल अपने माता पिता, अपने ग्रामवासियों, गुरुजन, बल्कि हमारे कोचिंग संस्थान सर्वोत्तम एकेडमी का जो मान सम्मान बढ़ाया है, इसके लिए पुनः आपका स्वागत है, धन्यवाद है। दोस्तों, जैसा कि आप हमारी टॉपर्स की श्रृंखला देख रहे हैं और टॉपर की श्रृंखला को ही मैं आज आगे बढ़ा रहा हूं, तो अब मेरा पहला प्रश्न भोजाराम जी से न होकर इनके जो पास में बैठे हुए हैं आप गोपाल जी चौधरी साहब हैं और आप इनके मामा जी के लड़के हैं। आप भी वर्तमान में कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा पहला प्रश्न गोपाल जी चौधरी साहब से कि आप भोजाराम चौधरी जी की सफलता को किस एंगल से देखते हैं? सर, इसके लिए मैं अपने बड़े भैया को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा अपने इस सफलता के लिए। और मैं इनको जहाँ तक जानता हूँ ये काफ़ी दृढ़ संकल्पित और संघर्षशील व्यक्ति है जिन्होंने कठिन परिश्रमों या परिस्थितियों के साथ अपनी लगन के साथ ये मुकाम प्राप्त किया है। तो मैं इसके लिए फिर से इन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और आपको इनसे क्या प्रेरणा मिलती है? प्रेरणा ये मिलती है कि अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, पर वो नामुमकिन नहीं होता, तो आप उसके लिए हमेशा प्रयत्नशील और संघर्षशील और धैर्य के साथ कार्य करना चाहिए जिससे आप वो प्राप्त कर सको। तो मैं इनसे ये प्रेरणा लेता हूँ सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि संघर्ष करने से ही व्यक्ति को सफलता मिलती है और आप भी निरंतर इसी दिशा में प्रयासरत हैं। आपका भी निकट भविष्य में कॉलेज व्याख्याता का एग्ज़ाम है, तो हम तो दुआ करते हैं कि आप इनसे भी आगे बढ़े, क्योंकि संसार में सबसे ज़्यादा अगर खुशी होती है किसी व्यक्ति को अपने शिष्य के सफल होने की, तो दुनिया में एकमात्र वो है सिर्फ और सिर्फ गुरु। गुरु चाहता है कि उनके शिष्य उनसे भी आगे बढ़े और ये कारनामा फिलहाल तो हमारे भोजाराम जी ने कर दिखाया है और मैं चाहता हूँ कि आप इनसे 2 कदम आगे बढ़े। तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ गोपाल जी, धन्यवाद। अब जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ये कोई 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड की एग्ज़ाम तो है नहीं। आप राजस्थान में राजपत्रित अधिकारी के पद की शोभा बढ़ाएंगे और आपको ये भी पता होना चाहिए, लोग तो जहाँ सोचते हैं इतने बड़े ओहदे तक पहुँचने की, इन्होंने न केवल उस ओहदे को पाया है अपितु टॉप रैंक के साथ राजस्थान में फतह हासिल की है। वास्तव में आप तारीफ़ काबिल है। अब मेरा पहला प्रश्न भोजाराम जी चौधरी साहब से कि आप अपने बारे में बताइएगा।
सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई, आभार आपका मैं हमेशा ऋणी रहूँगा कि आपने मुझे ऐसी शिक्षा दी है जिससे मुझे ये सफलता बहुत ही लग रहा है कि आसानी से मिल गई। अन्यथा मैं कहीं दूसरी जगह रास्ता भटक जाता तो हो सकता है ये मुझे सफलता ना भी मिलती, पिछड़ भी जाता। इसलिए मैं इस सर्वोत्तम एकेडमी को धन्यवाद देता हूँ। इस संस्था में बहुत ही अच्छा माहौल है और बहुत ही संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी सर आप हैं। आपको मैं बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं भोजाराम लेगा, मेरा राजस्थान में बीकानेर ज़िले की नोखा तहसील में सिन्याला गांव है और सिन्याला गांव में एक गरीब किसान परिवार से मैं आता हूं। मेरे 3 भाई हैं, बहन मेरी है नहीं। माता पिता किसान, एक गरीब आदमी है। और शिक्षा में शुरुआत मैंने की है प्राइमरी की 5वीं तक साजन सर प्राथमिक विद्यालय से। 6ठी से 8वीं 1995 से 98 तक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिन्याला से 48% से पास की है। 9वीं क्लास में हमारे पास के गांव बेरासर से सरकारी स्कूल में 9वीं और 10वीं में 2000 में पेपर दिया, लेकिन सप्लीमेंट्री से मैं रह गया। 2001 में दोबारा दिया तो मैं 40% थर्ड डिवीज़न बाई ग्रेस से पास हुआ। 11वीं 12वीं भी मैंने बेरासर से ही की है और 12वीं मेरी 48% से पास हुई। बीए प्रथम वर्ष से 12वीं पास करते ही मैं सूरत चला गया था। महीने भर वहाँ एक कपड़े की दुकान में काम किया, लेकिन जैसे ही कॉलेज में एडमिशन शुरू हुए तो मैं वापस आ गया और फॉर्म अप्लाई किया। मेरा सेकंड लिस्ट में एडमिशन भी हो गया, पर मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। इसकी वजह से मुझे दिहाड़ी मजदूरी पर काम करना पड़ा और मैं रेगुलर नहीं रह सका, तो प्रथम वर्ष में मैं फेल भी हो गया। 2004 में मैं बीए प्रथम वर्ष में फेल हुआ। फिर 5 में फॉर्म भरने के बाद मैं सूरत चला गया और वहाँ पर ऑटो रिक्शा चला के फिर एग्ज़ाम के समय आया और अगली बार फिर गया। 1.5 साल मैंने वहाँ रिक्शा चलाया। आर्थिक तंगियाँ थी तो इसलिए मुझे काम करना पड़ा और मेरी एक इच्छा थी कि मैं पढ़ाई कैसे भी होगी लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। 2007 में मैंने बीए किया। उस समय मेरा बीएड करने का कोई मन नहीं था, लेकिन मेरे पड़ोसी और बहुत ही प्रेरणा स्रोत है वो धनाराम जी लेगा, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि अभी बीएड कर ले और आगे इसी समय इस साल के अंत तक भर्ती आ जाएगी, अच्छा मौका है। तो मैंने बीएड किया, वो भी जम्मू से, क्योंकि उस समय पीटीईटी का एग्ज़ाम हो चुका था। फिर मैं जागा, मेरा तो उस समय तो विचार नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे प्रेरणा दी तो मैंने सोचा अच्छा है। एक शिक्षक बनने में जितना आनंद आता है, जितना शिक्षा देने में, उतना दूसरे क्षेत्र में नहीं मिलता। तो मैंने बीएड किया जम्मू से। उसके बाद मैं बीकानेर गया तैयारी करने के लिए, लेकिन आर्थिक तंगियों की वजह से मुझे गांव वापस आना पड़ा और एक प्राइवेट स्कूल की मैंने गांव में पहली बार मान्यता लेके आया, विवेकानंद पब्लिक स्कूल नाम से। और 4-5 साल तक मैंने स्कूल चलाई। मैंने कोशिश की है कि हमारे गांव में शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है और उस शिक्षा के स्तर को सुधारने का प्रयास किया है। फिर मैंने सोचा कि ये तो भाई गांव वाले समझ नहीं रहे, कुछ मुझे करके दिखाना पड़ेगा, तभी ये मानेंगे कि हाँ इस बंदे में कुछ है, हिम्मत है, जो कुछ कर सकता है, जुनून है। तो 2015 में मैंने ये ठान लिया कि अब मैं तैयारी करूँगा और सरकारी जॉब ही लगूँगा। 2015 से मैं वहाँ स्कूल दूसरों को सुपुर्द की और जयपुर तैयारी करने के लिए आया।
जयपुर आया तो मैं कई बार कोचिंगों में डेमो क्लासें ली, सेमिनार लिए। एक दो कोचिंग में मैं जाना शुरू किया तो बोला कि यहाँ शंकर चौधरी पढ़ाएंगे। मैं 15-20 दिन वहाँ गया, मैंने बोला कब स्टार्ट हो रहा है शंकर चौधरी का बैच, कब क्लास होगी? तो कहा होगी। फिर बोला कि वो तो नहीं आ पाएंगे, तो उस दिन से मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला कि उनकी मैंने क्लास ली, उसके मुकाबले कोई मुझे नहीं लगा जयपुर के अंदर, तो वहाँ से छोड़ के मैं चौधरी सर के पास आया और कोचिंग की बहुत ही शानदार, जिसमें सबसे मोस्ट चीज़ होती है, अक्सर विद्यार्थी पिछड़ जाते हैं काव्य शास्त्र में, लेकिन चौधरी सर का जो काव्य शास्त्र पार्ट है वो राजस्थान में मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई करवा सकता है। और मेरा वो प्लस पॉइंट रहा कि काव्य शास्त्र में बहुत अच्छी तैयारी करवाई इन्होंने। मैं खूब तैयारी की करता रहा और 2016 में एग्ज़ाम हुआ। उस समय मैं मात्र 1.29 अंक से पिछड़ गया था। वो भी फर्स्ट पेपर की कमी रह गई थी, कुछ अनुभव नहीं था, अटेंड ज़्यादा कर दिया, इसकी वजह से मुझे थोड़ी कमी हुई। लेकिन उस दिन भी मैंने ठान लिया था कि बनूंगा तो फर्स्ट ग्रेड ही बनूंगा। फिर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड आगे रीट का दिया था, रीट में भी मैं 62 से रह गया। फिर भी मुझे कोई चिंता नहीं, बनना है तो फर्स्ट ग्रेड ही बनना है। 2018 की भर्ती आई, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों बराबर थी, मैंने फर्स्ट ग्रेड को चुना, सेकंड ग्रेड को छोड़ दिया। एग्ज़ाम पहले हो गया, उसमें भी मैं 2 गुना में पास हुआ, लेकिन फाइनल में नहीं हुआ। 18 की भर्ती आई, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों तो एग्ज़ाम हुए। उस समय लोग प्रभावित हो रहे थे कि एग्ज़ाम नहीं होगी और आंदोलन चल रहा है, ऐसा वैसा होगा। उस समय मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर था। मुझे पता है कि मुझे पढ़ाई करनी है, इससे रास्ते से भटकना नहीं है। लोग कुछ भी कहते रहेंगे, कुछ भी बताते रहेंगे, मुझे कोई उस बात की चिंता नहीं है। और एग्ज़ाम सही समय पर हुआ तो मुझे पता चल गया था कि इस बार ईश्वर अच्छा ही करेगा। और अंततः मुझे जब फाइनल रिजल्ट आया, प्रोविजनल रिजल्ट आया, उस समय भी मुझे विश्वास हो गया तो इस समय हो तो जाएगा बिल्कुल। और अंततः जब 22 दिसंबर को रिजल्ट आया, अक्सर मैं रिजल्ट आते थे तो दूसरों से ही सुनता था, दूसरे फ़ोन करते थे कि रिजल्ट आ गया, कैसा रहा। लेकिन इस बार मैं पहले से ही सक्रिय था और मैं देखता रहता था आरपीसी की साइट, और 5:23 पर अपडेट हुआ था और उसी समय मैंने देख लिया था और मेरा 47वीं रैंक पर चयन हुआ। मुझे बहुत ही गर्व हुआ कि मेरे गांव में एक ऐसा माहौल, गजेटेड, जो पहला गजेटेड ऑफिसर बनने का मुझे मौका मिला है। और ये मुझे खुशी भी हुई कि गांव में पहला ऐसा कोई पद नहीं है, पद पर राजपत्रित अधिकारी नहीं पहुंचा है, तो मुझे मिला, तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने तो हमारे बेरोजगार भाई बहनों को अंदर तक झकझोर दिया है। दोस्तों, बात एकदम सही है। और किसी महान शायर ने कहा भी है कि आँखों में मंजिलें थी, आँखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे, आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे, चिराग हवा में भी जलते रहे। दोस्तों, अगर आपकी मेहनत, यदि आपका संघर्ष लगातार और अनवरत रूप से है, तो चाहे आप 10वीं में सप्लीमेंट्री क्यों ना हो, चाहे 12वीं में 48% क्यों ना हो, और चाहे आप ग्रेजुएशन में एक बार फेल क्यों ना हो, चाहे आपने ऑटो क्यों नहीं चलाया हो, चाहे आपने सूरत की फैक्ट्री में काम क्यों नहीं किया हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफलता से वंचित कर सकती है। और दोस्तों, ऐसी महान शख्सियत आज आपसे रूबरू हो रही है। यदि आपके कोई भी क्वेश्चन आपके मस्तिष्क में गूंज रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, ताकि आपके प्रश्न मैं भोजाराम जी लेगा साहब से पूछ सकूं। आपके प्रश्नों का सदैव स्वागत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने तो बहुत ही भावनात्मक बातें लोगों को बताई है, और इससे आपको प्रेरणा लेनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि 3rd ग्रेड नहीं लगे तो 2nd ग्रेड में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, राजस्थान पुलिस में भी आपने सीना नपवाया है, 3rd ग्रेड में भी रह गए, 2nd ग्रेड में कई बार रह गए, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। और 500 घरों में पहले गजेटेड ऑफिसर बनने का जो गौरव भोजाराम जी ने प्राप्त किया, वास्तव में आप धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद सर। अब मेरा अगला प्रश्न सर आपसे, आप हमारे जो बेरोजगार भाई बहन हैं
उनको ये बताइएगा कि आपको सर्वोत्तम एकेडमी ज्वाइन करने की प्रेरणा कहाँ से नसीब हुई। सर्वोत्तम एकेडमी ज्वाइन करने के लिए मैं जयपुर आया था। तो गांव में ज़्यादातर क्या है कि हमारे राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में परिष्कार कोचिंग का नाम चलता है। यहाँ आने के बाद मैंने क्या है कि कई जगह डेमो लिए, सेमिनार लिया, तो देखा कि कौन सा अच्छा पढ़ाता है, हमें जो समझ में आएगा वही अच्छा होगा। उसके बाद लगा कि सर्वोत्तम एकेडमी से अच्छा कोई नहीं है, इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं सर्वोत्तम एकेडमी में ही अध्ययन करूँगा, एडमिशन लूँगा और सर से ही कुछ सीखूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मतलब आप राजस्थान के जयपुर में आने के बाद आपको प्रेरणा मिली कि यहाँ ठीक ठाक है और यहाँ पढ़ लेना चाहिए। खैर सही बात है दोस्तों, हज़ारों लोग क्लास में बैठते हैं लेकिन हर व्यक्ति का चयन भी तो नहीं होता है। कुल मिला के बात केवल सर्वोत्तम एकेडमी और मेरी बात नहीं है, आप लोगों की मेहनत इतनी शानदार थी कि वास्तव में आपने अपना नाम तो रोशन किया ही, साथ ही साथ हमारे सर्वोत्तम एकेडमी का नाम भी मान और सम्मान के साथ बढ़ाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सामने बच्चे हमसे ये भी प्रश्न कर रहे हैं कि सर आप हमें ये बताइएगा कि आप कितने घंटे पढ़ते थे और आपकी पढ़ने की जो रणनीति थी वो कैसे थी। मैं शुरू में तो पढ़ता था तो 7-8 घंटे पढ़ता था। फिर जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आए, जब 4-5 महीने बचे थे, उस समय मैं 15-16 घंटा आराम से पढ़ता था। सुबह 3:45 बजे का मेरा अलार्म लगता था, 4 बजे मैं कुर्सी पर बैठ जाता था पढ़ने के लिए। सुबह 11 बजे तक कंटिन्यू पढ़ता, उसके बाद में नहाना धोना खाना। जी सर, जी एक मिनट रोकूंगा। मतलब सुबह 4 बजे से दोपहर के 11 बजे तक, यानी 7 घंटे तक आप अनवरत रूप से सुबह सुबह पढ़ते थे। हाँ, सुबह सुबह जी, पढ़ता इसके था। बाद इसके बाद में मैं दोपहर में खाना वाना खा लेता, कुछ रेस्ट करता, फिर शाम की पढ़ाई रात को 10-11 बजे और फिर सो जाता। उसमें भी मैं क्या है कि अलग अलग पार्टों में बांट लिया था। सिलेबस है, हिंदी का सुबह पढ़ता था, शाम को जीके पढ़ता था। हिंदी के भी 4-5 पार्ट बनाए थे। काव्य शास्त्र का 1 घंटा या 2 घंटा जितना टाइम है अंकों के हिसाब से मैंने बांट रखा था। काव्य शास्त्र अलग है, साहित्य इतिहास अलग है, ग्रामर अलग है, किताबें अलग है, पत्र व्यवहार है, उनको भी अलग अलग टाइम में रेगुलर पढ़ना है। ये नहीं कि एक दिन मैंने पढ़ लिया, लगातार साहित्य पढ़ रहा हूँ 4 दिन और फिर मैं ग्रामर स्टार्ट करूँगा, ऐसा नहीं। मैंने बराबर पढ़ा है। और जीके का पार्ट है वो भी क्या है कि सारे सब्जेक्ट बांट रखे थे। भाई आज 2 घंटे ये पढ़ना है पॉलिटिकल, तो अगले दिन पॉलिटिकल पढ़ना है। बीच में एक दिन गैप दे सकता हूँ, लगातार नहीं। इस हिसाब से मैंने पढ़ाई की। उस पढ़ाई का मुझे रिजल्ट भी मिला। और मतलब बच्चों को भी यही बोलने की आप आगे मैं यही कहना चाहता हूँ, जो सुबह की पढ़ाई है मेरे हिसाब से, कि जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है, रात को आराम करता है, शरीर भी थकान आती है, और सुबह जल्दी उठ के 4 बजे एकदम शांत वातावरण होता है और उसमें पढ़ने का तो आनंद ही कुछ अलग होता है। और जो भी पढ़ते हैं बिल्कुल दिमाग में संतुलित रहता है और एक तरह से वो सुरक्षित हो जाता है। शाम के मैं 10 11 बजे सो जाता, लेकिन सुबह जल्दी पढ़ता था। इसलिए मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि हो सकता है कुछ छात्र है वो रात को पढ़ता है, लेकिन जब पढ़ो तो एक चीज़ ध्यान रखो, आजकल ये मोबाइल का चस्का बहुत ज़्यादा है। तो मोबाइल कम से कम आप 10 फुट दूर ही रख दो, साइलेंट करके। मोबाइल की तरफ आपकी नज़र ही नहीं जानी चाहिए। बात करनी है, घर वालों से करनी है, तो वो शाम को फिक्स टाइम दे दो घर वालों की, मैं शाम को 8 बजे या 9 बजे खाना बनाऊंगा, उस समय आराम से बात करूंगा आपसे। घंटे 2 घंटे खाना भी बन जाएगा और आराम से मैं बात भी कर लूँगा। दिन में आप पढ़ते हो, बराबर मोबाइल पड़ा रहता है, उसकी एक मैसेज की अगर टोन भी बजती है तो आपके 15 मिनट गए। आपने मोबाइल नहीं छेड़ा है, फिर भी आपके 15 मिनट चले जाते हैं। मैं पिछले 1.5-2 साल से मेरे पास कीपैड का फ़ोन रखा है मैंने। पहले स्मार्टफोन था, लेकिन उसको मैंने छोड़ दिया कि ये नुकसान करता है। जब ज़रूरत हो तो काम लो उसको, अन्यथा उसको दूर ही रखो। मेरी यही सलाह है। बहुत बहुत धन्यवाद लेगा साहब, बिल्कुल सही और संक्षिप्त में बात बताइए दोस्तों कि ज़िंदगी में यदि सफल होना है तो मोबाइल फ़ोन आपके लिए अभिशाप साबित होगा।
हाँ, अब जैसे कि भोजाराम जी राजस्थान में 47वें रैंक के साथ हिंदी व्याख्याता पद पर चयन हो चुके हैं। अब आप कोई सा भी फ़ोन रखिएगा, दुनिया आपके जज्बे को सलाम करेगी। तो दोस्तों, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि आपको यदि वास्तव में आगे बढ़ना है तो आपको 15-15 घंटे पढ़ाई करनी होगी, मोबाइल फ़ोन से दूर रहना होगा, और आप दिमाग में बिल्कुल भी ये मत लाइए कि मैं इस बार फेल हो चुका हूँ फर्स्ट ग्रेड में, तो क्या अगली बार मेरा चयन होगा या नहीं होगा। दोस्तों, मैं हर इंटरव्यू में ये बात बताता हूँ कि इतिहास इस बात का साक्षी और गवाह है कि हर भर्ती का टॉपर पिछली भर्ती का असफल व्यक्ति होता है। राइट सर? इसलिए जिंदगी में अगर अगली बार टॉप करना चाहते हैं तो आज से ही आपको ये चीज़ें प्रण लेनी होगी और आप अपने अध्ययन को निरंतर रूप से जारी रखेंगे। भोजाराम जी, आप हमें यह भी बताइएगा कि आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट क्या रहा? मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट 2014 दिसंबर में मेरे मामा जी का लड़का जगदीश बिस्सू, जिसका सेकंड ग्रेड में चयन हुआ था, उसने मुझे फ़ोन किया तो मुझे खुशी भी हुई, लेकिन दिल में एक आग भी लगी कि मेरा भाई जो मेरे साथ पढ़ता था प्राइमरी में, उस समय हम बराबर ही थे, मेरे से वो ज़्यादा होशियार नहीं था, उससे तो मैं ज़्यादा होशियार था, और आज ये चयन हो चुका है सेकंड ग्रेड में, तो मैं क्यों नहीं हो सकता। उस दिन मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं हर हालात में ही सरकारी चयन करवा के ही रहूँगा। तो उस दिन से ही मैंने ये ठान लिया है कि मैं सरकारी में चयन करूँगा, और मेरी दिशा उस समय ही टर्निंग पॉइंट पे आ गई थी। और मैंने 2-4 बार असफलता, 2-4 नहीं 20 परीक्षा ऐसी दे चुका हूँ जिसमें असफल हुआ हूँ। 2010 में जब मैं पुलिस का पेपर दिया था, मेरे अच्छे नंबर थे पेपर में, लेकिन जब फिजिकल हुआ तो सीना मेरा 1 सेंटीमीटर कम हो गया, मैं पिछड़ गया। तो मैंने ये सोच लिया कि ये ज़रूरी नहीं कि सभी पुलिस में ही लगेंगे, और भी बहुत सारे विकल्प अपने सामने हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद लेगा साहब, आपने संक्षिप्त में अपनी बात बताई है कि ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट कभी भी किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, इसका आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचिए कि मैं नए साल पर पढ़ना चालू करूँगा या करूँगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। अमूमन हम लोग अंधविश्वासों में जीते हैं दोस्तों। अंधविश्वास और शिक्षा दोनों में एक दूसरे में विरोधाभास है, इसलिए जब आपको कुछ करना है तो टर्निंग पॉइंट ज़िंदगी में कब भी किसी भी पल शुरू हो सकता है। इसलिए आप ज़िंदगी में यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो अच्छे वक्त का इंतज़ार मत कीजिएगा, कभी भी किसी भी रूप में आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद सर। अब मेरा अगला प्रश्न है कि सर, आपने जो राजपत्रित सेवा में पूरे गांव में जो चयन होने का गौरव प्राप्त किया है, तो आपने इस ग्रेड फर्स्ट व्याख्याता हिंदी के लिए कौन कौन सी पुस्तकों का सहारा लिया? अगर आप उचित समझे तो ज़रूर बताइए। फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती है ये, इसमें मैंने आपसे कोचिंग की थी सबसे पहले, तो वो मेरे नोट्स है वो तो सबसे बेस्ट है। उसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य इतिहास है, वो भी बढ़िया है, उसका भी मैंने सहारा लिया है। डॉक्टर नगेंद्र है हिंदी साहित्य इतिहास, वो भी बढ़िया है। काव्य शास्त्र में है भागीरथ मिश्र, वो भी अच्छी किताब है। फर्स्ट पेपर के लिए राजस्थान की जो NCERT और ये 10वीं बोर्ड की द्वारा पाठ्यक्रम है, 6 से 12 तक सामाजिक विषय की जो भी किताबें हैं उसमें बहुत ही अच्छा दे रखा है, और लगभग 90% उसी में से आता है। अगर वो आपका क्लियर है तो आप जीके में नहीं पिछड़ेंगे। जी सर। इसीलिए मैं तो यही सलाह दूंगा कि 6 से 12 की जो सामाजिक किताबें हैं उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। 11-12 की जो एक मनोविज्ञान की किताबें हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चलती है, वो अब जो रीट भर्ती आई है उसके लिए रामबाण साबित हो जाएगी। आप अध्ययन करोगे तो पता चलेगा। पहले तो गाइडें बहुत बाजार में है, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा। जो बुक है बोर्ड के द्वारा निर्धारित है और बोर्ड ही एग्जाम करवा रहा है, तो उससे बेस्ट कोई किताब नहीं होगी। और व्याख्याता के लिए हिंदी में ये सर्वोत्तम पब्लिकेशन की वस्तुनिष्ठ है। साहित्य इतिहास काव्य शास्त्र तो सबसे बेस्ट है ही, इसके मुकाबले तो कोई किताब लगी नहीं रही है, क्योंकि इसमें भागीरथ मिश्र हो, दूसरे अन्य कई राइटरों की, डॉक्टर शंकर विवेक शंकर जी है, उन सब की 5-7 किताबों का निचोड़ इसमें है।
वो बड़ी किताब है, लेकिन सारा कुछ सारांश है वो क्रीम इसमें डाल रखी है। तो सभी किताबें कम समय में नहीं पढ़ सकते, इसलिए मुझे ये सबसे बेस्ट किताब यही लग रही है, काव्य शास्त्र के लिए सर्वोत्तम प्रकाश। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिएगा दोस्तों, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी किताबों का अध्ययन कार्य जारी रखें, लेकिन हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये कोई व्यापार नहीं है सर। काव्य शास्त्र के बारे में राजस्थान जो लोक सेवा आयोग के टॉपर हैं वो कह रहे हैं कि सर पूरे राजस्थान में जितने भी मतलब किताबें हो उनको सबको क्लीन स्वीप कर दिया है, 20 में से 20 नंबर आए। मतलब दोस्तों दूसरी बात, अमूमन आप लोग ये देखते हैं और सुनते हैं कि हर कोचिंग संस्थान, हर पब्लिकेशन वाला ये कहता है कि मेरे पढ़ाए हुए लगभग इतने लोगों का चयन हो गया। सर्वोत्तम कोचिंग संस्थान जयपुर भी ये दावा करता है कि हमने लगभग 200 से ज़्यादा फर्स्ट ग्रेड व्याख्याताओं का चयन करवा दिया। 200 से एक भी कम नहीं होगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ 200 के इंटरव्यू यहाँ इस मंच पर मैं प्रसारित करवाऊंगा, तब आपको यकीन होगा कि ये कोई इधर उधर के स्टूडेंट नहीं है, बल्कि ये मेरे कोचिंग संस्थान के नियमित विद्यार्थी रहे हैं। दोस्तों ऐसे ही मतलब वो राजस्थान में कहा होता सर कि भाई मतलब कल तो दुकान मांडी है, मतलब कल ही तो दुकान खोली है और 3 बरस का गुड़ बेचने लग गए। मतलब हर कोई लोग कर रहा है कि मेरे 500 सिलेक्शन हो गए, एक कोचिंग वाला करे मेरे 800 हो गए, एक कोचिंग वाला करे मेरे 2000 सिलेक्शन हो गए। अरे मैं फिर कह रहा हूँ जब सीटें 1200 थी तो फिर क्या हो रहा है, ये पूरे राजस्थान में सबके मिला के तो कितने हो गए बताओ आप, 20,000 व्याख्याता। मतलब कहाँ लोग क्या विज्ञापन कर रहे हैं, यहाँ 1% भी आपको असत्यता नहीं मिलेगी। पब्लिकेशन की बात हो दोस्तों, बहुत ईमानदारी और 14 घंटे हम लगातार पब्लिकेशन यानी किताब लेखन में काम करते हैं। चाहे वर्तमान में रीड शिक्षण विधियों की किताबें हो, चाहे हिंदी ग्रामर की किताब हो, चाहे काव्य शास्त्र हो, हिंदी साहित्य का इतिहास हो, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कभी भी निराशा नहीं मिलेगी यदि आप इन किताबों का अध्ययन करेंगे तो 100% बात यह है, क्योंकि ये किसी एरे गेरे व्यक्ति द्वारा लिखी गई नहीं है। अमूमन क्या हो रहा है सर, मार्केट में धंधा बना लेते हैं लोग, बस आराम से इधर उधर जहाँ गाइड की इकट्ठी की और फिर उस लगभग क्या है कि बाजार में 4-5 गाइडें इकट्ठी की और उसमें से लिया 2-2, 4-4 पर्सन बना के और वो एक किताब में छाप देते हैं। उसका तो कमाई का धंधा है कि अपनी प्रकाशन से, और प्रकाशन भी किए खुद का नहीं, दूसरे जो बाजार में ज़्यादा चलते हैं उनके नाम से प्रकाशन करवा देते हैं। अब उसको एक लाइन अगर खुद को पूछ ले जो छाप रहा है, बना रहा है ये मैटर, तो खुद को पता नहीं है कि ये कहाँ से लिया मैंने। यही सिर्फ पढ़ाने वाले की बात है। अब जो एक तो ईमानदारी से 20 किताबों का पढ़ेगा, फिर उसमें से एक एक बात पर गौर से देखेगा, फिर उन 20 में से छंटनी करके और लिखेगा, अब उसकी बराबरी वो गाइड वाला कैसे कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि वो एक गाइड वाला ऐसी किताबें छाप सकता है। सही बात है सर। ये तो मार्केट में मतलब देखो आप जगह जगह यूट्यूब चैनल है सर। अब जैसे अपन ने भी अभी काम किया यूट्यूब चैनल पर, अभी हाँ आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, निःशुल्क रूप से सर हम क्लासेस चालू कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चर हो, चाहे स्कूल लेक्चर हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, DSSB हो, नवोदय हो, चाहे हमारी रीट का एग्जाम्स हो, सब पर हम निःशुल्क रूप से यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। मतलब हम यूट्यूब पे देखते हैं सर, हर कोई खड़ा हो रहा है, मतलब जिसको नाम मात्र के लक्षण ने 2 आंख इधर से पढ़ता है, 2 आंख इधर से पढ़ता है और बोले मैं गुरुजी हूँ, मैं लेखक हूँ। अरे लेखक और गुरुजी होने की पहचान खुद नहीं करवाता, बल्कि आप जैसे सुशिष्य करते हैं। और दोस्तों मतलब वो क्या इतिहास बदलेंगे जिनका खुद का ही भविष्य नहीं है, वो खुद ही तैयारी कर रहे हैं, हर बार फेल हो जाते हैं। मैं बात बताऊं सर, मैं जहाँ एक स्टूडेंट मुझे बता रहा था कि सर मेरे गुरुजी सामने मिल गए मुझे वहाँ एग्जाम देने के लिए, और मतलब गुरुजी क्या कर रहे हैं, मैंने कहा गुरुदेव आज कैसे आगमन हो, बोले मैं तो घूमने आया हूँ। लेकिन जब मैं क्लास में एग्जाम देने के लिए बैठा तो मेरे पीछे गुरुजी बैठे, मतलब। और दूसरी जब क्लास में जब हमें पढ़ाते थे तो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, तो कुल इससे बाहर कुछ नहीं, हाँ इससे बाहर कुछ ही नहीं होगा, रिजल्ट आता है तो खुद बाहर रहते हैं और स्टूडेंट पास हो जाते हैं। तो दोस्तों जहाँ भी पढ़े अच्छे गुरुजी का सहारा ले, मैं तो यही कहना चाहूँगा। अच्छा सर लेगा साहब, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि आप वर्तमान में जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान में कॉलेज व्याख्याता के एग्जाम विज्ञापन जारी हो चुका है, ग्रेड फर्स्ट का भी होने वाला है, इन विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस रूप में कहाँ से तैयारी उनको करनी चाहिए? रीट का तो विज्ञापन भी आ चुका है, परीक्षा की डेट भी आ चुकी है, इसलिए इस समय में निश्चित समय के अंदर जो दूर दराज बैठे हैं, कोरोना का काल भी चल रहा है, अभी तक पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, तो
जो दूर बैठे हैं उनके लिए मैं आग्रह यही करूँगा कि आप यूट्यूब के माध्यम से जो सर ने ये निःशुल्क शुल्क बिल्कुल भी शुल्क नहीं है, आप कभी भी पढ़ सकते हो यूट्यूब के माध्यम से, और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस समय आपको टाइम मिले उस समय रीट के बैच में पढ़ सकते हो। उस कॉलेज व्याख्याता का भी चलेगा, कॉलेज व्याख्याता का शुरू हो रहा है, स्कूल व्याख्याता का भी शुरू होगा, सेकंड ग्रेड का भी शुरू होगा। सभी हिंदी से जो भी विज्ञप्ति आती है या भर्ती होती है उसमें हिंदी का जितना रोल है वो सर बिल्कुल निःशुल्क यूट्यूब पर उपलब्ध करा रहे हैं। तो इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा। जो ऑफलाइन क्लास पहले होती थी और वो आगे भी होगी, जो आ सकता है उसके लिए सबसे बेस्ट है, लेकिन जो नहीं आ पाते हैं, कुछ परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, इसलिए उनसे मेरी यही सलाह है कि आप यूट्यूब के माध्यम से भी ऑनलाइन फ़ायदा उठा सकते हो। जी सर। और एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि लहरों से डरकर समुंदर पार नहीं होता, लहरों से डरकर नौकाएं पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चींटी पहाड़ पर चढ़ती है लेकिन 100 बार फिसल जाती है। उनका अपना आत्मविश्वास ही उसकी रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना उसके हौसलों में उड़ान भरता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक मैं छात्रों से यही, जो कुछ अपने मन में आत्मविश्वास जिसका कमज़ोर होता है, तो मैं ये कहता हूँ, कई कहते हैं कि यार मैं तो पीछे पहले कमज़ोर था और इतना मेरे से होता नहीं है। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत सील पर परत निशान। कोई भी कितना भी कमज़ोर बुद्धि वाला है ना, वो भी अगर ईमानदारी से तैयारी पर लग जाता है, दूसरी चीज़ों को छोड़ कर कि मुझे ये लक्ष्य निर्धारित कर लिया, ये पार करना है, तो वो मुमकिन है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। और उन अभिभावकों से भी मैं एक दुआ बोलना चाहता हूँ कि जो ज़्यादाएँ बहुत कम समय में अपेक्षा रखते हैं कि मेरा बेटा सिलेक्शन है अभी क्यों नहीं हो रहा है, उसके लिए यह है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई, माली सिंचे सोगड़ा, ऋतु आए फल होई। तो जब ऋतु आएगी तो आपका नाम अपने आप बोल जाएगा। थोड़ा सब्र रखिए और उस पर दबाव मत बनाइए, उसको आप स्वतंत्रता दीजिए कि आप पढ़ाई निरंतर रखें। पढ़ाई में बीच में क्या है कि गैप पड़ता है, वो बहुत नुकसानदायक होता है। और गैप पड़ने से वो कहावत सही हो जाती है, का वर्षा जब कृषि सुखाने। अब बरसात हो जाती है, 5 दिन वो खेती नहीं करता है, ज़मीन सूख जाती है, फिर उसमें वो बोता है तो उसका तो पहले ही पता चल जाता है अनाज नहीं पैदा हो सकता। तो इसलिए यही है कि आप निरंतर पढ़ाई रखें, रेगुलर, बीच में ब्रेक मत दीजिए। और कुछ आर्थिक स्थितियां भी, मेरे भी ये बहुत मुश्किल हुई, कुछ और के भी हो सकती है। आर्थिक तंगी के कारण मुझे दूसरे काम भी करने पड़ते थे, ऑटो रिक्शा चलाया है, और उसमें मेरी जो लगन थी उसको देखकर मेरे भाई जगदीश बिस्सू ने भी किया है, बहुत सहयोग किया है, और घर वालों ने भी बहुत सहयोग किया है। इसलिए मैं आर्थिक सहयोग के रूप में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे पढ़ाने में निरंतरता, बाधा नहीं पड़ने दी। आर्थिक तंगी के कारण कुछ बाधाएं आ जाती है, विपरीत परिस्थितियाँ कुछ अनुकूल नहीं होती है, तो उस स्थिति को समझते हुए उन्होंने मुझे बोल दिया कि आपको जो भी खर्चा होगा वो मैं दूंगा, लेकिन आप पढ़ाई नियमित रखें, उसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरते, और जो भी आर्थिक वहन होगा मैं वहन कर लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ और दिलाता आया हूँ, अगर कोई भी विद्यार्थी पैसे टके की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ता है बीच में, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ से जहाँ तक मुझे सुन पा रहे हैं, राजस्थानी नहीं अपितु आउट ऑफ राजस्थान भी
यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी 100% आर्थिक मदद करूंगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद लेगाराम जी। और दोस्तों एक बात और समझ में आ रही है मेरे कि मतलब आप व्याख्याता है, और व्याख्याता का मतलब होता है मतलब किसी भी चीज़ की व्याख्या करने में माहिर होना। तो अब आपके नाम के आगे जो व्याख्याता लगा है वास्तव में सही लगा है, क्योंकि आप इतनी शानदार व्याख्या कर रहे हैं मतलब जिसके लिए मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है। और अब अंत में आप क्या कुछ विशेष उपदेश या बच्चों को मोटिवेशन के रूप में कुछ कहना चाहेंगे? एक बार संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा। मोटिवेशन के रूप में मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़िए, अपना टारगेट बनाइए कि मुझे ये पढ़ना है और इतने टाइम पढ़ना है। उस टाइम को आप बीच में डिस्टर्ब मत करिए। मैंने भी क्या है कि 4-5 साल मेहनत की है, ये शादियां है, त्यौहार है, ये भी बीच में आते रहते हैं, लेकिन उससे जो त्यौहार होते हैं, ये शादियां होती है, तो होने वाले की तो होगी, लेकिन उस शादी में जाने पर अपनी बर्बादी होगी जी। क्योंकि बीच में अपना ब्रेक पड़ रहा है और वो नुकसानदायक होता है। तो रेगुलर नियमित आप अध्ययन कीजिए और कम से कम 12 घंटे तो मिनिमम है। और पढ़ने वाला ये नहीं है कि इतने से ज़्यादा मेरे से पढ़ा नहीं जाता। मैं भी यही कहता था पहले कि यार मैं तो 2 घंटे से घंटे भर से ज़्यादा बैठ नहीं पाता, लेकिन जब मन ठान लिया है कि अपने को इस भर्ती में सिलेक्शन करवाना है तो अपने आप ही बैठा रह जाता हूँ मैं, और उठता ही नहीं था। 3-3 4-4 घंटे एक जगह बैठा पड़ता था। तो आप में भी वो शक्ति है बैठने की, लेकिन अभी आपके लक्ष्य तय नहीं है। जिस दिन आपने लक्ष्य तय कर लिया तो वो लक्ष्य असंभव नहीं है, बिल्कुल संभव है। तो सब इसे यही मेरा प्रेरणा है मोटिवेशन के रूप में कि आप नियमित पढ़ें और एक लक्ष्य बना लें, उसके हिसाब से रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद लेखाराम जी। आपको कॉलेज व्याख्याता बनने की अग्रिम शुभकामनाएं। मैं परम पिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप 100% अगला इंटरव्यू इसी स्टूडियो में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में देंगे, ऐसा मुझे पूर्णतः आप पर भरोसा है। और गोपाल जी आप भी स्टूडियो में आए, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा, नमस्कार। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इनके जीवन की दशा और दिशा के कारण हजारों बेरोजगारों की दशा और दिशा सुधर सकती है, तो इस वीडियो को हजारों लाखों की मात्रा में तादाद में आप शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा।